अब इसके बाद का जो आधा घंटा है, तो मुंबई के अंदर महाराष्ट्र कॉलेज, मशहूर और मारूफ मारूफ कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है, हमारे दोस्त है, और उनका नाम है इस्माइल हाशिम पोपटिया, जो माशाल्लाह जिन्होंने जो है अभी थोड़े दिनों पहले नेट का एग्जाम भी पास किया हुआ है। तो हमारे जो इस्माइल सर है, अब मैं जो है ये मजलिस उनके हवाले करूंगा। तो इस्माइल सर जो है हमारे इंशाल्लाह वो अब आगे का जो लेक्चर है वो उनका रहेगा, और वो जो है इंशाल्लाह आप तमाम लोगों को जो है गाइड करेंगे, और वो तमाम वो जो है अब आपकी जो है आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले तो मैं इस्माइल सर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस्माइल सर आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, तो मुझे समझ में आएगा आपकी आईडी कौन सी है। हाँ, इस्माइल सर देखो आ गए हैं। तो अब मैं जो है इस्माइल सर को होस्ट बना रहा हूं हमारे इस कॉन्फ्रेंस का और वेबिनार का। तो इस्माइल सर जो है अब आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या होता है, कैसे होता है, और माशाल्लाह उन्होंने उसकी बेहतरीन तैयारी की है और बेहतरीन तरीके से उसका उन्होंने पीपीटी बनाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस्माइल सर से। मैंने आपको होस्ट बना दिया है इस्माइल सर, और आप जो है अभी होस्ट बन गए हैं, तो मीटिंग आपके कंट्रोल में आ गई, और जो शेयर स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन है वो सब अब आपके अंडर में रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे, मैं जस्ट ब्रीफली मतलब बहुत कम वक्त है तो इंशाल्लाह उसमें बताने की कोशिश करूंगा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पहले हम इसका पास्ट देखेंगे और अभी फिलहाल क्या चल रहा है और आगे इंशाल्लाह क्या इसके अंदर होगा। तो ओके, नाउ सबसे पहले तो ये देखना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं हम लोग? तो अगर हमको समझ में आएगा इंटेलिजेंस क्या है तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना सकते हैं। तो इसके जो डेफिनेशन है इंटेलिजेंस के, तो यहाँ पे जैसे क्या, कैपेसिटी फॉर लर्निंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एडेप्टिंग, क्रिएटिविटी। तो ये सब चीजें जो है ये इंटेलिजेंस, अगर ये चीजें तो हम बोलेंगे इंटेलिजेंस है ना। जैसे हम सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस, है ना। एक छोटा बच्चा होता है, तो अगर वो मान लो इंडिया में पैदा हुआ है तो उसको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जिस माहौल में उस माहौल में वो सीखता रहता है। वो एक बच्चा चाइना में पैदा हुआ तो वो अपने जो माहौल है उसके हिसाब से सीखता रहता है। देन रीजनिंग, रीजनिंग का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चीज का डिसीजन लेते हैं कि मैंने ये काम किया, तो मेरे पास इसका रीजन है कि मैंने ये क्यों किया, है ना। मैंने ये डिसीजन मैंने क्यों लिया। मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं ले लेता हूँ, तो मैंने मेरे पास उसका रीजन है कि मैंने क्यों किया। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज को समझना है और अपने एक्सपीरियंस से मतलब सीखना है ना। एक जैसे कोई बच्चा या कोई भी, हम कोई भी चीज एक हम जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, अब क्रिकेट खेलते 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 वो एकदम चैंपियन बन गया, तो वो खेल प्रैक्टिस कर करके इतना प्रैक्टिस किया कि वो उस चीज का चैंपियन बन गया। तो इंसान के अंदर एक ये मतलब जिसके पास इंटेलिजेंस है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो ये सब चीजें जो है ये इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है, ठीक है। अभी हम आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। आज बहुत सारी जो टेक्निक जो जो टेक्नोलॉजी है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, बड़े बड़े जो मुल्क है, वो काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। तो पहले तो इससे समझना है कि व्हाट इज दिस, इसका डेफिनेशन क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम जो देखते हैं, द आर्ट एंड साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग इंटेलिजेंस। तो ये जो है इंटेलिजेंस होता क्या है ये पहले समझना है, और उसको उस पर काम करके वैसे हमको बिल्ड करना है, उसको उसको बनाना है, इंटेलिजेंस को हमको डेवलप करना है आर्टिफिशियली, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है। इसके अलावा कुछ जो रिसर्च साइंटिस्ट है उनके भी कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे दिए हुए, जैसे द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर्स थिंक, मशीन विद माइंड्स इन फुल एंड लिटरल सेंस। तो ये हॉगेलैंड ने एक डेफिनेशन दिया था कि हम जो ऐसे मशीन्स बनाएंगे जिसके अंदर सोचने की कैपेसिटी होगी, जैसे इंसान सोचता है ना, तो वैसे मशीन्स के पास भी दिमाग है और वो चीज को सोचते हैं। इसके अलावा और भी क्रूजवेल ने एक डेफिनेशन दिया था, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस व्हेन परफॉर्म बाय पीपल। यानी वो काम जिसको इंसान जो करता है उसको इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, वो काम को करने के लिए, जो काम को करने के लिए इंसान को जो है इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, उसको हम हिंदी में जैसे बुद्धि की जरूरत होती है, उसको दिमाग की जरूरत होती है।
तो वही काम जो हम ऐसे मशीन से वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वाकई में इंटेलिजेंस होता है। ठीक है। और एक डेफिनेशन ये, एआई इज कंसर्न विद इंटेलिजेंस बिहेवियर इन आर्टिफैक्ट्स, यानी हम ऐसे मशीन्स बनाए जो जिसका जो बिहेवियर हो वो इंटेलिजेंट बिहेवियर हो। ठीक है ना। तो ये सब छोटे मोटे जो और भी इसके अलावा डेफिनेशन हो सकते हैं, तो मैंने कुछ डेफिनेशन सिलेक्ट किया था जिससे हम एआई को डिफाइन कर सकते हैं। अभी एआई जो एक दिन में नहीं आ गया। अब मैंने ये जो 5 लोगों का यहाँ पे नाम लिखा हूं, ये 5 लोगों को जो मेंशन किया, दिस आर कॉल्ड एज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई। ये जो एआई की फील्ड जो है, इन लोगों ने वाकई में मतलब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है इस फील्ड के अंदर। इसके अलावा भी लोग हैं, मगर अगर आप रिसर्च जो देखेंगे तो इन लोगों का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके पहले भी काफी लोगों ने मतलब मेहनतें की, यानी मशीन से काम लेंगे, हम कुछ ऐसी मशीन्स को बनाए कि जो काम इंसान करते मशीन उससे करे और उससे अच्छे से करके बताए। तो सबसे पहला नाम इसमें एलन ट्यूरिंग का नाम है। एलन ट्यूरिंग जो है, इसको ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके जो आइडियाज थे, मतलब उस वक्त में जो आइडियाज दिया था, वाकई मतलब काबिल तारीफ हो सकते हैं। उसके अलावा एलन न्यूएल है, हेर्बर्ट साइमन है, देन जॉन मैकार्थी है और मार्विन मिन्स्की है। ये सब जो है इनके अच्छे खासे कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। तो हम एक ब्रीफ इसकी तरफ देखते हैं कि इन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया, मतलब उन्होंने क्या चीजें बताई, एआई के अंदर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, दैट विल सी नाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलन ट्यूरिंग का। आई विल रिक्वेस्ट जरा ऑडियो, आप लोगों से रिक्वेस्ट, प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा, प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरास। तो एलन ट्यूरिंग जो है, ये एलन ट्यूरिंग का कंट्रीब्यूशन क्या है, तो 1950 में, ठीक है ना, जब कंप्यूटर्स थे भी नहीं। आज हमारे पास जो कंप्यूटर्स हम देखते हैं, लैपटॉप है हमारे पास, इवन हमारा जो मोबाइल फोन है वो भी कोई कंप्यूटर से कम नहीं है, वो भी अच्छा खासा कंप्यूटर है। तो 1950 के अंदर जब जो कंप्यूटर्स जब जस्ट जस्ट दे मतलब किसी के पास सोचा भी नहीं था कि कंप्यूटर ऐसी कोई चीज होती है, उस वक्त में एलन ट्यूरिंग ने जो है मतलब ये कहा था, ये मतलब उस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम किसी ने मतलब वो कॉइन भी नहीं किया गया था एआई का नाम। ठीक है ना। तो एलन ट्यूरिंग ने उस वक्त ये कहा था कि वो क्या क्या हम ऐसे मशीन बना सकते हैं जो कि इंसानों की तरह सोचे हुए। ये उसने 1950 के अंदर ये बात कही थी, जो आज हम लोग उसको लोग अमल कर रहे हैं, है ना। उसने उस वक्त ने बात कही थी कि हमको ऐसे मशीन बना सकते जो इंसान की तरह सोचे हुए। यहां तक कि एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया जिसको ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता है कि ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है। तो ट्यूरिंग टेस्ट, एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट प्रपोज किया। तो इसके मुताबिक क्या है कि हम जो है कैसे मशीन का इंटेलिजेंस, मशीन के पास इंटेलिजेंस है कि नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट उसने प्रपोज किया था। तो उसके मुताबिक क्या है कि एक 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 एक, एक कोई एक सवाल करने वाला इंटरोगेटर है, वो एक तरफ बैठा है और उसके 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 जो एक उसके सामने पर्दा है और पर्दे के पीछे जो है 2 लोग, उसके पर्दे के पीछे कुछ लोग बैठे हुए, कोई कोई इंसान बैठा हुआ, एक मशीन बैठा हुआ है। अब ये सवाल कर रहा है और वहां से जवाब जा रहा है, तो मशीन भी दे रहा है और वो इंसान भी जवाब दे रहा है। तो ये सवाल पूछने वाले को ये पता नहीं चल रहा है कि ये जवाब जो मशीन की तरफ से आ रहा है कि इंसान की तरफ से आ रहा है, और वो सब जवाब सही आ रहा है। तो अगर कोई मशीन ऐसा है जो इस तरह से उसके सवाल का जवाब दे रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वाकई में मशीन के पास जो है इंटेलिजेंस है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये हम सोच सकते हैं कि ये एलन ट्यूरिंग को मैंने यहाँ पर मतलब इसको इसलिए मेंशन किया गया कि वो जो बात वो लोग वो कह के गए, वो लोग आज अमल कर रहे हैं। मतलब आज जो रिसर्च साइंटिस्ट इस चीज पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, यानी इसने एक मतलब ही सेट अ बॉल रोलिंग फॉर आर्टिफिशियल, मतलब इसने एक धक्का दिया है एआई की फील्ड को। हालांकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये नाम जो है 1956 में पड़ा, और ये एलन ट्यूरिंग का जो इंतकाल हुआ 1951 के अंदर हुआ। ठीक है। देन नेक्स्ट जो मैंने ये रखा था, जस्ट अ मोमेंट, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये एलन न्यूएल और हर्बर्ट साइमन, ये दोनों का नाम इसलिए आया है कि ये दोनों ने एक 1956 के अंदर एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। तो ये लॉजिक थ्योरिस्ट जो है, ये सबसे पहला हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम था, सबसे पहला प्रोग्राम था एआई का। जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि इन लोगों ने सबसे पहले एक एआई का प्रोग्राम बनाया। ठीक है। और ये प्रोग्राम जो है, इसकी मदद के जरिए से आज जो हम लोग एआई के अंदर जो सर्च, एआई के अंदर क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है, हम उसका हल ढूंढते हैं, हम उसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। तो सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या तरीका होना चाहिए, कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, ये लॉजिक थियरीज का जो बात थी आज भी लोग यूज कर रहे हैं।
कि कैसे आसानी से जो है हमारा हमारा जो सर्च है, हम जो सॉल्यूशन के पास जाना चाहते हैं वो कैसे आसानी से हम पहुंच सके हुए। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे तरीके जो उन्होंने मतलब ये इनके 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 रिसर्च पेपर के अंदर बताए थे। देन जॉन मैकार्थी, ठीक है, ये जॉन मैकार्थी जो ये ही इज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ, इज वन ऑफ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जॉन मैकार्थी ने ही सबसे पहले ये नाम दिया था इस फील्ड का जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोलते हैं आज। तो ये सबसे पहले नाम जो है ये जॉन मैकार्थी ने प्रपोज किया इसका नाम कि भाई हम इसका नाम, ये फील्ड का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देंगे। और जॉन मैकार्थी ने जो है इन्होंने एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जिसको लिस्प कहते हैं। तो उस जमाने में जब 1950s की जब बात करते हैं हम लोग, तो उस वक्त में आज जैसे हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास अच्छी खासी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और फास्ट जो फास्ट प्रोसेसर्स हैं उस जमाने में नहीं थे। अगर आप कभी हिस्ट्री देखोगे कंप्यूटर्स की, तो उस जमाने में सिस्टम्स बहुत महंगे होते थे, मतलब लाखों करोड़ों के मतलब सिस्टम्स हो जाएंगे, इतने इतने महंगे सिस्टम्स आते थे। तो उन लोगों के पास रिसोर्सेस इतने ज्यादा नहीं थे, मगर इनका दिमाग काफी अच्छा था, मतलब उनकी सोच काफी आगे की थी उनकी सोच, मगर मसला यह था कि उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे जैसे जो हमारे पास आज है। तो जॉन मैकार्थी ने लिस्प एक लैंग्वेज, जैसे आप जो सुनते हैं C++ है, जावा है, एंड्रॉइड जो बोलते मतलब ये खैर ऐसे जो प्रोग्रामिंग जिससे प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, तो इन्होंने जो है लिस्प लैंग्वेज जो है बनाया। ठीक है, तो ये लिस्प लैंग्वेज जो है अगले 30 साल तक जो है एआई सिस्टम्स को बनाने के लिए काम आती थी। और जॉन मैकार्थी ने इन्होंने जो है एक आइडिया दिया टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का। टाइम शेयरिंग एक कंसेप्ट है। टाइम शेयरिंग सिस्टम्स के अंदर क्या है कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसको हम कई लोगों के साथ यूज कर सकते हैं। एक सिस्टम जब एक कंसेप्ट है कि हमारे पास एक ही सिस्टम है, उस वक्त क्या होता था कि कंप्यूटर ज्यादा नहीं थे, है ना, तो एक ये सिस्टम को अगर ज्यादा लोग कैसे यूज करेंगे, तो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये जॉन मैकार्थी ने, जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं। देन और एक प्रोग्राम जॉन मैकार्थी ने बनाया था जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी एक पेपर पब्लिश किया था, उसके अंदर था कि प्रोग्राम विद कॉमन सेंस, इंसानों के पास कॉमन सेंस होते, तो इन्होंने ये प्रोजेक्ट एक मतलब एक पेपर पब्लिश किया जिसके अंदर बताया कि प्रोग्राम्स के अंदर भी कॉमन सेंस हो सकता है। और उन्होंने ये बताया कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम को लॉजिक यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये उन्होंने प्रपोज किया। और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी चीजें जो हम आज कंप्यूटर साइंस की फील्ड में यूज करते हैं, ये जॉन मैकार्थी जो इसके जरिया बने। देन नेक्स्ट जो है मार्विन मिन्स्की, हमने जो उसको उनको मेंशन किया है। तो मार्विन मिन्स्की जो है उन्होंने ये एक डिफाइन किया था कि द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स डू थिंग्स दैट वुड रिक्वायर इंटेलिजेंस इफ डन बाय मैन। यानी हम ऐसे मशीन्स बनाएंगे जिसको इंसान जो है दिमाग जिसके पास इंटेलिजेंस वो कर सकता है, वैसे मशीन्स को बनाएंगे। तो मिन्स्की के जो अचीवमेंट्स थे उस वक्त में आप सोच सकते हो कि उन्होंने रोबोटिक आर्म्स हैं, ग्रिपर्स हैं, और यहां तक कि कंप्यूटर विजन सिस्टम बनाया। अब कंप्यूटर विजन सिस्टम क्या होता है, अभी जैसे हमारे पास आंखें, अल्लाह ने हमको आंखें दी है, हम कोई भी चीज को देख के समझते भाई ये कार है और ये ट्रेन है और ये हवाई जहाज है, हम चीजों को हम उसका इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट होता है। तो कंप्यूटर विजन सिस्टम क्या है, ये ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए से वो जो सिस्टम है वो जो इमेजेस कैप्चर करेगा उसका कुछ मीनिंग बनाएगा, मीनिंग बना के मीनिंगफुल चीज में उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। इसके अलावा और एक सबसे पहला जो है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग सिस्टम, उसने इसका नाम दिया स्नार्क, वो भी उन्होंने बनाया था। ठीक है, लर्निंग सिस्टम जैसे इंसान कैसे सीखता है, तो वैसे ये जो स्नार्क सिस्टम था वो अपने ये एक न्यूरल नेटवर्क था जो चीजों को सीखता था, ये इन्होंने बनाया था मार्विन मिन्स्की ने, ये इनका कंट्रीब्यूशन था। अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एआई के अंदर। तो जैसे मैं आपको बताया था कि 1956 के अंदर एक वर्कशॉप हुआ था डार्टमाउथ कॉलेज के अंदर अमेरिका में। तो उसके अंदर हम बोलेंगे दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ एआई। ये जो जगह है ये हम इसको बोलते हैं डार्टमाउथ कॉलेज जो है, ये जहां पर एआई की पैदाइश, मतलब एआई फील्ड जो है यहाँ पर शुरू हुआ। ठीक है, ये पहली बार किसी ने नाम, जैसे जॉन मैकार्थी, उन्होंने ये नाम दिया था एआई, जो इस वर्कशॉप के अंदर दिया गया था। तो शुरुआत में 1950 के बाद ये बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट्स हुए। एक प्रोग्राम डेवलप किया गया, जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर, जीपीएस जिसको बोलते हैं। ये जीपीएस वो नहीं जो हम लोग मोबाइल के अंदर यूज करते हैं, ये नहीं है, ये एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर जो है बनाया गया। इसका सबसे बड़ा काम, मतलब सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये थी कि जिस तरह से इंसान जो है
कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम होएगा तो इंसान क्या अप्रोच यूज करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही अप्रोच जो है ये प्रोग्राम यूज करता था। इसके अलावा ज्योमेट्री थ्योरम प्रूवर, ठीक है, एक ऐसा मतलब एक प्रोग्राम बना था जो बहुत सारे ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आता था। ओके, यानी ज्योमेट्री के बहुत सारे हम देखते थियरम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए काम आता था। और मैं जैसे बताया आपको, मैकार्थी ने एक हाई लेवल लैंग्वेज लिस्प को डिफाइन किया था। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स, हम लोग आगे आएंगे न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं और एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, हम इसका आगे आएंगे। तो ये सब ये डेवलपमेंट शुरुआत में जो थे, ठीक है, जिसको हम हिस्ट्री के अंदर बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक ये मैं मेंशन करूंगा डीप ब्लू। तो 1960 से जब ये एआई फील्ड जो और आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो एआई रिसर्चर्स का सबसे बड़ा काम ये लोग सोच रहे थे कि क्या हम कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं, क्या कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि चेस गेम के अंदर किसी ग्रैंड मास्टर को, किसी इंसान को हरा दे। तो लोगों ने काफी मेहनतें की, मगर 1997 यानी कितने साल लग गए, कम से कम 40 के करीब साल लग गए, जब आईबीएम ने एक 1997 की बात है कि आईबीएम ने एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया, एक प्रोग्राम बनाया डीप ब्लू नाम का, जो जो चेस खेलता था। ठीक है, अब नेचुरल बात है कि कोई भी गेम हो, कोई भी गेम हो, उसको खेलने के लिए, उसको जीतने के लिए इंसान को दिमाग की जरूरत पड़ती है। तो आप सोच सकते हो कि ये डीप ब्लू जो बनाया था आईबीएम ने, ये जब उस वक्त के जो जो सबसे बड़े चैंपियन थे, गैरी कैस्पर, जो यूएसएसआर के, अभी यूएसएसआर के, जो उस वक्त यूएसएसआर था, रशिया नहीं था, अभी बनाए, तो गैरी कैस्परो ने जो है रशिया के थे खैर, तो गैरी कैस्परो जो थे 20 साल से जो है उनको कोई हरा नहीं पाया था, यानी इतने बड़े चैंपियन थे चेस के अंदर। तो डीप ब्लू कंप्यूटर उनको डिफीट कर दिया, नहीं, डीप ब्लू उनसे जीत गया। जो 6 गेम खेली गई थी, 6 में डीप ब्लू ने 2 गेम जीता, कैस्परो ने जीता और 3 ड्रॉ हो गए। तो वो जो सिस्टम बना था, आप सोच सकते हो कि कैसा मतलब बना होगा उन लोगों ने, और क्या क्या चीजें उसके अंदर इंपार्ट की होगी, कि वो उसको कैसे आया होगा, उसको कैसे पता चलता है, वो तो कंप्यूटर उसको कैसे खेलने आया रहेगा, वो चीजें कैसे करना है ना। तो उसके अंदर जो आप देखते कितने सारे प्रोसेस, आप देखो 32 रिस्क प्रोसेसर्स थे। इसके अलावा उसकी जो कैपेबिलिटी थी, वो जो पर्टिकुलर जो डीप ब्लू की थी, कि 1 सेकेंड में वो 200 करोड़ पोजीशन तक जा सकता था। मतलब एक सेकेंड में वो सोच सकता कि 200 करोड़ आगे क्या खेलूं मैं। और इसके पास अच्छा खासा डेटाबेस था, जो पुराने जो गेम्स, जो ग्रैंड मास्टर गेम्स थे, 7 लाख उसके पास गेम का एक डेटाबेस था, जिसके जरिए से वो अपनी मदद, जो अपनी आगे की चाल चलता था। तो डीप ब्लू एक मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ कि आईबीएम ने जो सिस्टम डेवलप किया कि भाई अभी, हाँ अभी तो हमारे पास एक सिस्टम ऐसा आ गया कि भाई चेस गेम ऐसा है जिसको खेलने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, और हमने एक सिस्टम ऐसा बना दिया। ठीक है, देन अभी हम जो एआई के अंदर जो टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है ना, जैसे मशीन लर्निंग है, न्यूरल नेटवर्क्स है, रोबोटिक्स है, एक्सपर्ट सिस्टम है, फजी लॉजिक है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो एआई के अंदर भी फिलहाल यूज हो रही है। ठीक है, इसके अलावा भी यूज होती होंगी, मगर मैं जो मेन आपको मतलब बता दूं। सबसे पहला मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग जो है, हमारे पास जो मशीन है उसको ट्रेन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो हम जो काम लेना चाहते हैं उससे वो काम ले ले। अब 3 टाइप की मशीन लर्निंग होती है। एक को हम बोलते हैं सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज, और तीसरा होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जो है, इसके अंदर जैसे इसकी मिसाल कैसी है कि हमारे पास एक टीचर है, जैसे टीचर बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है, तो बच्चे जो है टीचर के गाइडेंस में सीखते हैं, और उसके हिसाब से वो जो है बच्चे सीखते रहते हैं। यहाँ पे कोई गाइडेंस मिलता है बच्चों को, एक गाइडेंस, तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग सेट होते हैं, और वो ट्रेनिंग सेट के जरिए मशीन को ट्रेन किया जाता है। ठीक है, अब मैं ज्यादा डीप में तो जा नहीं सकूंगा इसके अंदर, जितना भी है। दूसरा अनसुपरवाइज लर्निंग है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो है, ये मशीन को जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये बगैर किसी टीचर के, यानी बगैर कोई मतलब क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई टीचर नहीं बताया रहेगा, बल्कि हमारे पास वो जो सिस्टम रहेगा अपने आप जो है अलग अलग चीजों को क्लासिफाई करेगा। जैसे अगर मिसाल के तौर पे अगर हम देखेंगे सुपरवाइज लर्निंग में, तो ये उसको दिखाया जाएगा भाई ये देखो एप्पल है, ठीक है, ऐसे 50 किस्म के अलग अलग एप्पल बता के उसको बताइए एप्पल है। और दूसरा उसको मैंगो बताया जाएगा, देखो ये मैंगो, 50 किस्म के मैंगो, तो ये पहले से उसको बताया जाएगा देखो ये एप्पल है और ये मैंगो है।
अनसुपरवाइज में क्या रहेगा, वो उसको एक साथ दिया जाएगा। अब वो मशीन की जिम्मेदारी है कि अलग अलग उसका डेटा सेट्स बना के अलग अलग क्लासिफाई करे कि ये जो है ये अलग किस्म का फ्रूट है और ये अलग किस्म का फ्रूट है। तो ये है अनसुपरवाइज। इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, हमारे पास एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स जो कि ये चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए काम आते हैं। इसके बाद है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग में क्या होगा, हमारे पास एक क्रिटिक होता है, क्रिटिक टीचर जो होता है, इसके अलावा एक यहाँ पे टीचर नहीं होता है, क्रिटिक होता है, ठीक है ना। जैसे कोई डंडा लेके खड़ा है, भाई गलती किया तो उसको छड़ी मारेगा और सही किया तो शाबाशी देगा। तो ये इस तरह का रेनफोर्समेंट लर्निंग होता है। वो जो रहेगा एजेंट, जिसको बोलेंगे मशीन बोलेंगे, वो अपने हिसाब से एक्शंस लेता रहेगा और वो एक्शंस उसने सही किया, कितना सही किया कितना गलत किया वो उसको क्रिटिक बताएगा। तो इस तरह से ये मशीन लर्निंग होता है। तो इसके अलावा जो हम देखते हैं और भी टेक्निक्स है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है, ये भी एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम इंटेलिजेंस को क्रिएट कर सकते हैं। ANN बोलते हैं इसको। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो आइडिया आया है वो कहाँ से आया है, वो इंसान का दिमाग जो काम करता है, तो इंसान की एक हमारे पास एक साइंस की फील्ड है, ठीक है, जिसमें हम न्यूरॉन्स, इंसान के दिमाग का स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि इंसान के दिमाग में जो है जो काम करने वाली जो चीजें हैं वो उसके अंदर सबसे जो मतलब जो है न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स। और हर इंसान के अंदर कम से कम 100 बिलियन, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 100 बिलियन न्यूरॉन्स इंसान के पास होते हैं। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। तो ये बात समझी जाती है कि इंसान के अंदर जो भी सोच समझ इंटेलिजेंस है वो उसके दिमाग के अंदर, और दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं। तो जैसे न्यूरॉन्स जो है ये इंसान की, अभी जैसे हम किसी को 1 साल पहले मिले थे, 1 साल बाद मिला तो हमारे हमको याद आएगा ये तो इससे मैं मिला था, 1 साल पहले हमने मिला था, हमने इससे मुलाकात किए थे। किसी को हम आवाज के जरिए से पहचान लेते, किसी को देख के पहचान लेते। तो हमारी याददाश्त कहाँ से आती है, और हम कोई भी एक्शन लेते तो एक्शन कैसे लेते हैं, तो ये दिमाग जिस तरह से काम करता है, तो दिमाग के अंदर हमारे न्यूरॉन्स है। तो क्यों ना हम ऐसी कोई आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना दे जो कि इंसान का दिमाग जिस तरह से काम करता है वैसे हम ऐसी न्यूरॉन्स बना दें कि न्यूरॉन्स के अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर ये अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है। तो यही बेस पर जो है ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया, ठीक है। जैसे मैक्यूलो पिट्स जो मैंने आपको बताया 1943 के अंदर उन लोगों ने जो है ये एक 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 प्रपोज किया था कि हम ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे, और ये न्यूरल नेटवर्क जो है इंसान का दिमाग कैसे काम करता है उसके बस करीब करीब जो हम उसको बनाएंगे। हालांकि अब तक इतना हमारे पास इतना ज्यादा डीप स्टडी अब तक पता नहीं चला कि इंसान का दिमाग जो है कैसे काम करता है। है थोड़ी बहुत स्टडी मगर एकदम ज्यादा डीप में पता नहीं है, मगर फिर भी इसके बेस पर हम ये मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को जो बना सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये भी अच्छा काम करता है, इसके जरिए से हम AI सिस्टम्स को बनाते हैं। ओके, अब देखो हम कंपेयर करेंगे इंसान का दिमाग और कंप्यूटर को, अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे पास दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, कंप्यूटर के पास CPU है, और हमारे जो दिमाग का जो कॉम्प्लेक्सिटी है और इसकी स्पीड है, हालांकि देखो स्पीड कंपेयर करेंगे तो इनका इंसान का दिमाग इतना स्पीड नहीं है जितना कि कंप्यूटर का स्पीड है, मगर इंसान की जो क्या बोलते हैं नेटवर्क है इंसान के दिमाग का, वो जबरदस्त कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो खैर ये एक तरीका है जिससे इंटेलिजेंस बिहेवियर हम स्टडी कर सकते हैं। देन एक पार्ट है जिसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जिसके जरिए से हम जो है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है ना गूगल के अंदर हमारे पास गूगल ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है, आप कोई चीज उसको इंग्लिश में लिखो, आपको जिस लैंग्वेज में चाहे कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये AI का एक पार्ट है जिसपे हम जो है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एक, तो इट इज NLP जिसको हम बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज एज इट इज स्पोकन इन रिटन रिफर्ड एज नेचुरल लैंग्वेज। तो जिस तरह से इंसान जो है इसे जो कहा जाता है वो समझता है, हम जो लिखा हुआ उसको पढ़ सकते हैं, है ना, जैसे हमारे सामने इंग्लिश में लिखा हम सब पढ़ सकते हैं इसे और समझ सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। तो वैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं जो कि वो जिस तरह से इंसान जो है बोलता है और लिखता है वैसे ये भी जो है लिखे समझे, ठीक है। तो इसके कहाँ अप्लाई होता है, ये NLP कहाँ अप्लाई होता है, एक तो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। हमने एक एप्लीकेशन देखा था, किसी ने बुक है, बुक के ऊपर अगर वो पेन एक स्पेशल पेन है, अगर वो पेन को अगर मूव करेंगे उसके टेक्स्ट पे तो वो रीड करके सुनाएगा कि क्या लिखा हुआ है। जिस तरह से हम पढ़ते हैं वो पेन जो है वो पढ़ रहा था।
इसके अलावा स्पीच रिकॉग्निशन है ना, हम जो बोलते हैं उसको ऐसे भी सॉफ्टवेयर हमारे पास है जो हम जो बोलते हैं उसका उसका टाइप होते रहेगा, है ना, हमको टाइप करने की जरूरत नहीं है, और टाइप किया उसको पढ़ के सुनाएगा। देन मशीन ट्रांसलेशन आपको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। फिर चैटबॉट है ना, हम देखते हैं ना वो एलेक्सा कोई इंसान को हम पूछते हैं, वो जवाब दे रहा है हमको, वो कंप्यूटर जवाब दे रहा है। तो ये चैटबॉट जो है ये सब जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से बनता है। देन इसके कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है ना, एनएलपी के कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं। तो चैलेंजेस ये है कि क्योंकि ये भी तो कंप्यूटर प्रोग्राम है, इंसान के जज्बात कभी बोलते हैं, है ना, हम कुछ बोलना चाहते हैं, कभी कभी लोग किसको कुछ बोलना चाहते हैं मगर बोलना कुछ और है, बोलना कुछ चाहते हैं, हम किसी को ताना देते हैं, लोग किसी को ताना देते हैं। तो वो चीज को कैसे, मतलब खाली ताना नहीं, मतलब ऐसे हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम बोलते कुछ और है। अभी जैसे एक सिंपल यहाँ पे देखो दिया, अ मैन सॉ अ बॉय विद अ टेलीस्कोप। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, एक इंसान एक आदमी ने जो बच्चे को टेलीस्कोप के साथ देखा, तो वो इंसान ने टेलीस्कोप के साथ देखा कि बच्चे के हाथ में टेलीस्कोप था उसको देखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने एनएलपी की, ठीक है। इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम जो है ये क्या होता है, तो एक्सपर्ट सिस्टम को कैसे बनाया जाता है, मैं इसको इसको समझाने के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम बना था बहुत पहले 1950s या 60s के अंदर, एक माइसिन नाम का एक्सपर्ट सिस्टम बना था। तो माइसिन नाम का ये एक्सपर्ट सिस्टम जो एआई प्रोग्राम था, ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम था, उसको जो है ब्लड रिलेशन जो ब्लड जो खून के इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने, उसको 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 जो है ट्रीटिंग उसको, मतलब उसका करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जैसे मान लो किसी को ब्लड इन्फेक्शन है, वो डॉक्टर के पास जाएगा और उसको बताएगा मेरे को ये बीमारी है, तो डॉक्टर जैसे उसको दवाई देगा, वैसे ये एक्सपर्ट सिस्टम जो है माइसिन नाम का एक्सपर्ट सिस्टम बना था, जो कि जैसे डॉक्टर जिसको मशवरा देता है वैसे ये मशवरा देता है, ये मतलब ऐसा सिस्टम बना था। तो वैसे सिस्टम्स जो थे वो डोमेन स्पेसिफिक थे, कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए बनाए गए थे। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम देखेंगे इसके पहले वाला डायग्राम जो था हमारे पास, कि ये जैसे हमारे पास एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है और एक नॉलेज इंजीनियर होता है। ह्यूमन एक्सपर्ट को ना, तो वो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपर्ट रहेगा वो उस पर्टिकुलर फील्ड करेगा। जैसे यहाँ पे कोई डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर को पूछेंगे कि भाई एक आदमी आया, उसको सर में दर्द है, उसके नाक भी बह रही है, उसको बुखार भी है, तो कौन सी बीमारी रहेगी, डॉक्टर बोलेगा ये बीमारी रहेगी। तो वैसे रूल्स बनाएंगे, वैसे रूल्स, और उस रूल के बेस पे जो है एक्सपर्ट सिस्टम बन सकता है। तो यहाँ पे दो दो देखोगे आप, एक ह्यूमन एक्सपर्ट होता है, एक नॉलेज इंजीनियर होता है। तो नॉलेज इंजीनियर वो होता है जो सिस्टम को बनाना जानता है, उसको कंप्यूटर के बारे में, उसको कंप्यूटर के अंदर कैसी चीजों को डालना वो पता है, और ह्यूमन एक्सपर्ट को उसके रूल्स पता है। तो इस तरह से एक्सपर्ट सिस्टम भी काम करते हैं, ठीक है। तो जो एआई को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं देखो जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूं कि टाइम कम है मेरे पास। खैर आधा घंटा हो गया मेरा, मगर कुछ चीजें बताना चाहता हूं इंपॉर्टेंट। जैसे एक एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्रिकेट के गेम हम लोग अक्सर हर कोई क्रिकेट से वाकिफ है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई डिसीजन जो है सही नहीं होता, तो वो थर्ड एम्पायर को प्रेफर किया जाता है। तो थर्ड एम्पायर जो क्या करता है, थर्ड एम्पायर जो है वो अपने पास कुछ, उसके पास जो किट्स जो जो चीजें हैं, है ना, वो सेंसर्स उसके पास होते हैं, वो सेंसर्स के जरिए से देखता है और उसके बाद में जजमेंट देता है। तो हम यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम का एप्लीकेशन यहाँ बना सकते हैं कि हम यहाँ पे फील्ड पे से एम्पायर को निकाल दें, और एक यहाँ पे जैसे ड्रोन है, वो ड्रोन जो है वो एम्पायर का काम करेगा। तो ड्रोन के पास जो है पूरे जितने भी कैमरा, उसका पूरा विजुअल उसके पास आता है, ठीक है ना। और उसको अभी ड्रोन ड्रोन तो इंसान नहीं है, तो हमको उसको सब उसके अंदर रूल्स बताना पड़ेगा, भाई लेग बिफोर द विकेट कब होगा, ये प्लेयर लेग बिफोर विकेट कब होगा, और ये प्लेयर कब कॉट, ये आउट कब होगा, ये कौन से प्लेयर आउट नहीं है। तो ये हम जो है ना, ये रूल्स कौन बताएगा, क्रिकेटर बताएगा। और ये सिस्टम कौन बनाएगा, सिस्टम बनाने के लिए हमारे पास नॉलेज इंजीनियर्स रहेंगे। तो ऐसे में एक सिस्टम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा अभी फिलहाल तो है नहीं हमारे पास, हमारे तो ऑन फील्ड भी एम्पायर रहते हैं, मगर ऐसा हम बना सकते हैं कि भाई एक ड्रोन है वो जो एम्पायर का काम करेगा, जो एम्पायर जिस तरह से करता है तो ये भी उसी तरह से करेगा, हमको थर्ड एम्पायर की जरूरत नहीं पड़ेगी वो केस में, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा रोबोटिक्स है ना, हम देखते हैं कि रोबोट से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऐसी जगह पे रोबोट को भेज सकते हैं जहां पे इंसान नहीं जा सकते हैं, ओके। और माइक्रो सर्जरी जो है ये डॉक्टर नहीं कर सकते, मगर रोबोट के जरिए माइक्रो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो रोबोट्स जो है ये भी हम इसको ट्रेन कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए, यूजिंग दिस द ब्रांच ऑफ एआई, ओके। और भी बहुत सारे देखो एप्लीकेशंस मैं यहाँ पर बताऊंगा कि
ऑटोनोमस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो अगर नासा को या कोई स्पेस में किसी को कोई स्पेसशिप भेजते हैं, तो अभी कितने कितने महीने लग जाते पहुंचते पहुंचते, तो हम बजाय इंसान के अगर कोई कोई एक प्रोग्राम जो है इसके अंदर फिट कर देंगे कि भाई कुछ ऐसा मसला हो तो क्या करना, तो हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो उसको वहां पे हैंडल कर देगा। इसके अलावा लॉजिस्टिक प्लानिंग है, ठीक है ना। लॉजिस्टिक प्लानिंग एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि जब गल्फ वॉर हुआ था 1990 के अंदर, तो उस वक्त में अमेरिकन फोर्सेस जो थी वो गल्फ के अंदर थी, तो उनके पास बहुत सारे मतलब व्हीकल्स थे, 50,000 व्हीकल्स हैं और इतना कार्गो है और इतने लोग हमारे पास हैं, इनको कहां से स्टार्ट करना, क्या करना, कैसे पूरा शेड्यूल कैसे करना, सबको कैसे मतलब सही ठिकाने पहुंचाना। अगर कोई इंसान करता हो उस चीज को बैठ के तो उसको कई हफ्ते लग जाते सबको प्लान करने के लिए। मगर इन लोगों ने एक एआई का प्रोग्राम यूज किया जिसको डार्ट बोलते, जो उसने प्रोग्राम जो उनको पूरा प्लान बना के दे दिया, कुछ घंटों में पूरा काम उन लोगों का हो गया आसानी से। ओके, तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे मतलब गेम मुझे प्लेइंग और बहुत लगता सारे है कि एप्लीकेशन। इस्माइल सर की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, तो इस्माइल सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना माइक एक मर्तबा चेक करें। इस्माइल सर, म्यूट तो नहीं है आपका माइक? क्योंकि नहीं आपकी म्यूट नहीं है आवाज मेरा नहीं माइक। आ रही है। हेलो, हेलो, एक मिनट। इस्माइल सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस्माइल सर जो है अपना हेलो, माइक एक आवाज आ मर्तबा, रही मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है इस्माइल सर, हेलो, आपकी आवाज ही नहीं हेलो, आ रही। हेलो, अभी आवाज आई मेरी? हेलो। जी। बाकी जो तमाम लोग हैं, वालेकुम अस्सलाम, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। देखो बिल्कुल नहीं है, म्यूट, पहले से आई नहीं। नहीं 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 नहीं, पूरी आई मुकम्मल, अभी 1 मिनट पहले से नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ ऑफिस से। हाँ चलेगा, ठीक है। हाँ इस्माइल सर जो है, हेलो, अभी आवाज आई? हेलो, अभी आई आवाज? हेलो। जी, तमाम जो शुराका है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। देखो हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह इस्माइल सर ने इतने बेहतरीन तरीके से हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में समझाया है, तो वो वापस से ज्वाइन कर रहे हैं और उनका चेक कर रहे हैं वो माइक वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है आवाज, अब चलने दो, कंटिन्यू इस्माइल सर। बस मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, मैं ज्यादा बड़ा हो गया, लंबा हो गया। तो देखिए ये सब एप्लीकेशंस हैं, हेलो, ये सब एप्लीकेशंस हैं एआई के, मतलब जो अभी फिलहाल भी हम लोग यूज कर रहे हैं। जैसे गेम प्लेइंग में मैंने बताया, गेम प्लेइंग सीख सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस बुक बहुत सारी आपको मिलेंगी, रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हैं। और आपको बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा जो ई बुक्स है ना, वो ये देख सकते हैं। आपके पास वीडियो वीडियो लेक्चर्स भी आपको काफी मिलेंगे, ठीक है। जैसे एनपीटेल के स्वयं एक वेबसाइट है स्वयं नाम की, उसपे बहुत सारे आईआईटी के प्रोफेसर के लेक्चर्स हैं, तो वो आप देख सकते हैं। आपको अच्छे से ग्रिप करना है तो आप, मेन क्या है कि आपके अंदर सीखने की लगन, पर मुझे सीखना है ना, तो बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके दिल में है कि मुझे सीखना है और इसको आगे बढ़ना है, तो अल्लाह आपके लिए रास्ता आसान करेगा। अब देखो ये हम देखेंगे पूरे दुनिया के एतबार से, तो कितने लोग जो एआई के ऊपर जो काम करे, अमेरिका जो है, ये कुछ साल पहले की बात है कि उन्होंने जो स्टार्टअप मतलब जो नई नई कंपनी जो एआई के अंदर स्टार्ट हुई, वो 1393 मतलब 1400 करीब करीब कंपनी एआई स्टार्टअप्स है। दूसरे नंबर पे जो हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पे जो है चाइना है, जिसमें 383 कंपनी स्टार्टअप्स उस वक्त उस साल में शुरू हुई है। उसके बाद इसराइल है, ठीक है, जो 362 जो है उसके पास यहाँ पे स्टार्टअप्स है, 362 स्टार्टअप्स इसराइल के अंदर। और हमारे कंट्री में देखेंगे तो 84 है। तो हमें कितना, देखो अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें जो है अब जैसी जिस वक्त की जरूरत है उसके साथ हमको चलना पड़ेगा, है ना। तो ये एआई की जो अभी आगे भी कितना ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, है ना, तो हमको भी जो है इस फील्ड के अंदर हमको भी आगे बढ़ना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताया, इसके अंदर काफी मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काफी प्रोग्रेस मिलेगी आपको, क्योंकि आगे जो है जितने भी हम देख रही चीजें, ये सब के सब एआई के थ्रू ही मतलब होने वाला है।
तो मैं इसके साथ खत्म करता हूँ अपने सर स्पीच को। जजाकल्लाह खैर। तो किसी को कुछ पूछना? जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। भाई हम अमीना। इस्माइल सर का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहा, और लब्बैक कहकर उनका जो बिजी स्केड्यूल था, बिजी टाइम था, उसमें से उन्होंने वक्त निकाला, और वो वक्त निकाल के जो है हमारे इस प्रोग्राम के अंदर वो शरीक हुए हैं। तो अब देखो आखिर में जो है ये जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जो हमने तय किया था उस एतबार से माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से जो है पहला हमारा सेशन हुआ 17 नंबर फॉर्म का, और दूसरा जो सेशन अभी हमारा हुआ है इस्माइल सर का, तो माशाल्लाह ये बड़े खुशी की बात है। अब आप तमाम लोगों के लिए ये मैंने क्वेश्चन आंसर का आखिरी में सेशन रखा हूं, और क्वेश्चन आंसर्स के लिए जिन लोगों के पास में मेरा मोबाइल नंबर है, आप मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप के ऊपर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। इंशाल्लाह हम जो है आपके सवाल का आपको यहाँ पर जवाब देंगे, चाहे मेरे से रिलेटेड हो या इस्माइल सर से। अगर इस्माइल सर से भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे भेजिए, मैं इमीडिएटली इस्माइल सर को फॉरवर्ड करूंगा, और वो हमारी मीटिंग के अंदर ही है, इंशाल्लाह वो आपको जो है जवाब देंगे। जी चलिए, किसी का अगर कोई सवाल है तो सवाल कीजिए, मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आप मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप पे आपके सवाल का जवाब देंगे आपको। हाँ, बिहार से हमारे मोहम्मद शाकिर भाई का ये आया है, सवाल है, और शाकिर भाई ये पूछ रहे हैं कि का कोर्स कहाँ से कर सकते हैं डिस्टेंस में। अच्छा, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो इस्माइल सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बिहार से एक सवाल आया है शाकिर भाई का, और वो ये पूछ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स डिस्टेंस लर्निंग में कहाँ से कर सकते हैं। तो अब ये जवाब जो है आपसे रिलेटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उनको ये जवाब दीजिए। जी इस्माइल सर, अगर मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट थी। हाँ, और दूसरा, जब तक इस्माइल सर जो है वो ऑनलाइन होते हैं हम दूसरा सवाल लेंगे। और दूसरा जो सवाल है ये बिहार से ही है। इन्होंने लिखा है मैंने 5th में एडमिशन किया था और 5th में ही अधूरा छोड़ दिया था, तो क्या मैं कैसे टीसी और प्रूफ लूं। तो ये आपने अपने स्कूल में जाकर वहां पे ये बातचीत करना चाहिए। आपका जो अपने गांव का स्कूल है, क्योंकि आप बिहार से बात कर रहे हो, तो आप वहाँ के क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और वहाँ के क्या जो है स्कूल्स के। जी हाँ इस्माइल सर, आप वीडियो ऑन कीजिए, आपका आपका वीडियो ऑन करते ही मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। चलिए, हाँ, उन्होंने जो सवाल किया है इस्माइल सर कि आपका मतलब, जवाब दे रहे हैं, सुनिए हमारे शाकिर भाई। हाँ हाँ शाकिर भाई, वो असल में आपने जो सवाल किया था ये डिस्टेंस से कहाँ से होता है। तो अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अभी तक ये कोर्स अभी तक आया भी नहीं है वो जगह पर। ठीक है। अब हम वो यूनिवर्सिटी में भी मैं 3 साल से भी ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अगर आपको सीखना ही है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि स्वयं जो है SWAYM स्वयं .gov.in में आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंजीनियरिंग कोर्सेज के अंदर, और उसके अंदर सिलेक्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस करके। तो उसकी आपको बहुत सारे AI के कोर्सेज के अंदर आप सीख सकते हैं। उसको सीखना तो फ्री है। तो स्वयं जो है एक ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि आप कोई भी कोर्स में आप मतलब सीख सकते हैं। सीखना फ्री है।
मगर उसका एग्जाम्स के जो है 1000 रुपीज देना पड़ता है। तो अभी उसकी जो डिग्री मिलेगी उसकी कुछ वैल्यू नहीं, मगर आपको सीखने जरूर मिल जाएगा आपको कि मतलब क्या है एआई, क्या है, काफी मतलब उसके अंदर आपको सीखने चीज मिल सकती है। तो आप स्टार्ट करेंगे तो एआई की बेसिक से स्टार्ट कीजिए पहले, और एआई का कंसेप्ट क्लियर, बाद में आप मशीन लर्निंग भी जा सकते हैं। और आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्स, अभी अभी मेरे पास अभी डेटा नहीं है इस बात का कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन जो है एआई कराती है। मगर आप जब भी कोई कोर्स, क्योंकि काफी जगह आपको प्राइवेट लोग ही देते हैं तो उन लोग खर्च का पैसा ज्यादा लेंगे, मगर उसकी वैल्यू कितनी आपको देखना पड़ेगा, कितना उसका वैल्यूएशन कितना है। तो आप ऑनलाइन सर्च करके पता कर सकते हैं जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज हैं वो कहाँ कहाँ पर मतलब वो कोर्स प्रोवाइड करते हैं। और एक जो स्वयं ऐप से भी आप सीख सकते हो, स्वयं स्वयं से। जी मुतु साहब। जी, तो शाकिर भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि रईस शेख साहब, इन्होंने मुंबई से एक सवाल किया है और इन्होंने ये लिखा है कि मैंने FY BCom किया है और मैं ग्रेजुएशन करना चाहता हूं। अगर यशवंत राव चौहान से मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करूंगा तो MNC कंपनी में मुझे जॉब सिलेक्शन होगा या नहीं? जी भाई, रईस शेख साहब मुंबई से जिन्होंने ये सवाल किया है, देखो एक्चुअल में ऐसा है ना कि हमारे पूरे देश के अंदर चाहे आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हो या फिर आप रेगुलर करते हो, कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अगर किसी कंपनी ने सिर्फ उस बेस पर आपको रिजेक्ट किया है तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी गवर्नमेंट के रूल्स को वायलेंट कर रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो उनको बिल्कुल आपको जो है जॉब प्रोवाइड करना ही करना है और उनको जो है आपको अपने यहाँ पे खिदमत का मौका देना ही देना है, कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हूं कि हमारे एक दोस्त वो अभी मीटिंग में मौजूद है, बंबई के ही है, ऐसे ही उन्होंने मेहनत करके तालीम हासिल की और माशाल्लाह एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बड़ी पोस्ट पर है। अल्लाह उनको और तरक्कियात से नवाजे। चलिए अगला सवाल किसी और का। जी हाँ, इसी तरह से और मैं सवाल देख रहा हूँ, ये मोहसिन, ये सोलापुर से एक नौजवान मोहसिन भाई का सवाल है और उन्होंने लिखा है कि कौन से कंपनी में जॉब लगेंगी। तो भाई जॉब के बारे में तो जो हमारा जॉब का वेबिनार है आपको वो देखना पड़ेगा। अभी हमारा एजुकेशन का वेबिनार है, तो आप चाहे कहीं कोई भी इससे ग्रेजुएशन करो और जॉब कैसे हासिल करना है उसके लिए वो जो जॉब वाला वेबिनार है उसको आप देखिए इंशाल्लाह। तो आपको जो है इंशाल्लाह आराम आसानी के साथ में जो है कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल, ये जो है श्रीनगर कश्मीर से है और इन्होंने लिखा है, मौलाना मेरा सवाल ये है कि ड्रॉबैक्स क्या है, इंडिया में किस जगह जॉब मिल सकती है। जी भाई, जॉब वाले जितने भी लोग हैं, जॉब वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जॉब के लिए हमारा जो पिछला वेबिनार हुआ था जॉब से रिलेटेड, तो वो हमारा जॉब का वेबिनार ऑलरेडी अवेलेबल है। आप लोग जो जॉब है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में आपको चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, या आपको जो है MNC कंपनी में या फिर फ्रीलांस करना है और इंटरव्यू कैसे देना है वो सब आपको मिलेगा उसके अंदर। अभी यहाँ पर जो है आप सिर्फ जो अभी हमारा वेबिनार हुआ है उससे रिलेटेड सवाल कीजिए। तनवीर भाई ने जो है माशाल्लाह बहुत सारी उन्होंने जो है दुआएं दी है हमारे इस वेबिनार के ऊपर, तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। फीडबैक भी आ रहे हैं हमको लोगों से और वो माशाल्लाह बंबई में घाटकोपर के रहने वाले हैं, बड़ी खुशी की बात है। सलमान पठान साहब ने लिखा है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है, तो क्या मैं डायरेक्ट BSc में एडमिशन ले सकता हूं क्या, और किस ओपन यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए। तो सलमान पठान साहब आप है कोपर गांव से, तो आपके लिए बेहतर ये है यशवंत राव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक। आप अगर मराठी से लेना चाहते हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन जाइए YCMOU के वेबसाइट पे, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा एडमिशन। और अगर कोपर गांव के अंदर उनका कोई सेंटर होगा किसी मराठी स्कूल में तो वहां जाके मालूम करो, बोलना भाई यहाँ पे YCMOU का सेंटर कहाँ पे है, तो वहां पे आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए इसी तरह से ये लिखा हुआ है, ये 9th क्लास एक स्टूडेंट है और उन्होंने आगे के पढ़ाई के, तो भाई यहाँ पे सिर्फ हम जो है 10th है 12th है
और उसके साथ में जो ग्रेजुएशन है उसके बारे में हम यहाँ पे मालूमात दे रहे हैं। अब आपने जो जिस प्रोग्रामिंग के बारे में लिखा है वो जो प्राइवेट बहुत सारे जो ये होते हैं इंस्टीट्यूट वगैरह वो लोग पढ़ाते हैं, तो आपको फिर ये उनसे जाके मालूम करना है कि वो आपका जो क्वालिफिकेशन है उस बेस के ऊपर आपको वो प्रोग्रामिंग पढ़ा सकते हैं या नहीं। चलिए, इसी तरह से मोहम्मद इदरीस श्रीनगर से, इन्होंने लिखा है मैंने बीएससी नॉन मेडिकल अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से किया है, मैं कैसे ये कोर्स कर सकता हूँ इंडिया में? कौन सा कोर्स भाई? इदरीस भाई, आपने कोर्स का नाम तो नहीं लिखा है, आपने सिर्फ लिखा है कि बीएससी नॉन मेडिकल। तो जो है आपको करना क्या है वो बताइए, क्योंकि बीएससी तो आप ऑलरेडी है, तो आगे क्या करना चाहते हैं आप? अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। तो इस्माइल भाई, इस्माइल सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वापस से जो है आप, हाँ आप जो है मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने शायद वापस से म्यूट किए, तो खैर मैंने आपको वापस से अनम्यूट किया हूं। तो ये देखो, श्रीनगर से इदरीस लोन साहब है और उनका ये सवाल है कि उन्होंने बीएससी किया हुआ है और उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, तो अब उसके लिए वो क्या यानी क्या करना पड़ेगा उनको? उनको जो है ना बीएससी की है तो ही कैन गो फॉर एमएससी। उसको ये देखना है कि एमएससी इन एआई कौन से यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोग के मुंबई के अंदर मैं बताऊं आपको कि हमारे यहाँ पर एमएससी जो है स्पेशलाइज एआई से भी हो सकता है। तो वैसे उनकी जो करीब में यूनिवर्सिटीज है, तो या फिर अगर ऑनलाइन कहीं से होता है तो ही कैन गो फॉर एमएससी इन एआई। मास्टर्स कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बैचलर डिग्री तो है, तो मास्टर्स ही कैन गो फॉर मास्टर्स इन एआई। हेलो। जी इस्माइल भाई, एक और सवाल आ रहा है हाँ और हाँ वो बोलिए। आपसे रिलेटेड ही है, और वो सवाल सोलापुर से एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं हाँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के बाद वो हाँ जॉब किस टाइप की उनको मिल सकती है, यानी अगर मान लो उसमें वो ग्रेजुएशन करते हैं या उसके हाँ। अंदर कोई भी टाइप का जो है डिग्री या ये करते हैं, तो उसमें जॉब उनको कहाँ कहाँ पे उनको वैकेंसीज मिलने के चांसेस है? ये जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी चाहे हुए जो भी डेवलपिंग जो भी अभी है, वो लोगों को अभी फ्यूचर के अंदर एआई इंजीनियर्स की काफी जरूरत पड़ेगी। एआई के अंदर खाली एक एआई वो नहीं होता है, ठीक है, इसमें मशीन लर्निंग वाला पार्ट है, देन डेटा एनालिस्ट है, डेटा जो है एक डेटा साइंस भी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी फील्ड है जो एआई से रिलेटेड है। तो इनका जो स्कोप होगा वो सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर काफी ज्यादा होगा। सॉफ्टवेयर कंपनीज जो भी आज हमारे पास है, जैसे टीसीएस है, ठीक है, और भी जो कंपनीज हैं हमारे यहाँ पर, उनकी उनको इन वहां पर ये लोग अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस। उनकी स्पेशलाइज जो है इस फील्ड में काफी ज्यादा काम आएगी। माशाल्लाह। देखो भाई, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, तो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट जो क्वेश्चन आया था, इस्माइल सर ने बड़े बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दिया, लेकिन अभी मुझे और कोई क्वेश्चन नजर, अच्छा एक और क्वेश्चन आया है, 12th के बेस पर एआई का कोर्स कर सकते हैं क्या, और इस कोर्स का डिप्लोमा जो ऑथेंटिक हो जिससे जॉब मिल सके वो कैसे मिलेगा? इस्माइल सर, ये कोर्स, ये सवाल आपके लिए है कि 12th के बेस पर एआई का कोर्स कर सकते हैं क्या? ये जी, एक मिनट, आप जो है वापस से म्यूट हो गए। हाँ, तो अगर वो कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ के वो? ये साथी है मुंबई के, ये रईस शेख है, इनका नाम मुंबई से है, ये रईस शेख मुंबई। हाँ हाँ। तो अगर वो बच्चे जो भी स्टूडेंट है वो अगर ट्वेल्थ साइंस किया है, तो वो जो है बीएससी आईटी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उन्होंने मैथ्स भी, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, अगर उनको मैथ्स था, उन्होंने उन्होंने मैथ्स ऑप्शन में लिया है ट्वेल्थ के अंदर, तो कॉमर्स और जो साइंस के स्टूडेंट्स जो है, अगर उन्होंने उन्होंने अगर मैथ्स लिया है तो दे कैन गो फॉर बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो उसके अंदर हमारे पास थर्ड ईयर के अंदर एआई एक सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर के अंदर फिलहाल, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट है एआई, और उसके बाद वो एमएससी करेंगे तो एमएससी में स्पेशलाइज एआई का एक कोर्स है, स्पेशलिस्ट इन एआई। जैसे आज हम इसके पहले हमारे पास बीएस एमएससी इन फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, तो वैसे ये एमएससी इन एआई मतलब एक स्पेशलाइज एमएससी आईटी विद एआई, एक स्पेशलाइज कोर्स होगा। तो अगर ट्वेल्थ के बाद एआई के लिए जाना है
तो दे कैन गो फॉर आइदर बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस, और बीएससी करने के बाद वो एमएससी के अंदर एआई स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। भाई रईस शेख साहब, देखो इस्माइल सर का जो जवाब था वो आपके लिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप जवाब को अच्छी तरह से समझे होंगे। अभी अगला सवाल एक मौलाना का आ रहा है, वो लिख रहे हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आलिम के लिए कौन सा कोर्स होगा और उसका फॉर्म किस तरह से भरना होगा। तो देखो हमने जो आपको शुरू में बताए हैं मुफ्ती साहब, ये जो पूरा वीडियो है ये अब हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाएगा, तो आप लोग यूट्यूब के ऊपर भी इसको देख सकते हैं। तो आप वापस से इसको देखो और उसमें शुरू से आप सुनो कि उलमा जो है किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और वहाँ पे जो है किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, और वहाँ पे उनका पूरा क्राइटेरिया होता है कि आपने कहाँ से पढ़े, कहाँ की डिग्री आपके पास है, तो वो आपको उनकी वेबसाइट के ऊपर पता चल जाएगा। अगला सवाल आ रहा है हमारे जी, एक और सवाल आया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जी हाँ, तो ये जो है एक हमारे स्टूडेंट है वो भी जो है कुछ अपने ख्यालात का इजहार करना चाह रहे हैं इस मीटिंग में, तो आपका कैमरा ऑन कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कोई सवाल है शायद उनका, इस्माइल सर? तो हाँ चलिए, मैंने आपका जो कैमरा है आपका, आपको मैंने अनम्यूट किया हूँ, अब आप बोलिए। अस्सलामुअलैकुम हजरत, और सर, मैं अटेंडेंस मशीन सप्लाई करता हूँ। तो हाँ हॉस्पिटल में जो है ना, वहाँ पे अटेंडेंस का प्रॉब्लम होता है। अपना घड़ियाल जो होता है ना 24 आवर्स का वर्किंग करता है। हाँ हाँ अपने को एक ऐसी मशीन बनानी है, उसमें जो है ना वो नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे से भी ज्यादा ड्यूटी करते हैं एक बार। अच्छा हाँ, तो जैसे वो मशीन में कार्ड इंसर्ट करे तो उसका इन टाइम उसमें इंसर्ट होने के बाद वो एंट्री हो, और जब आउट करे तो उसका जो है आउट टाइम एंट्री हो और उसका टोटल कैलकुलेशन आना चाहिए ऑटोमेटिक। तो ये हाँ एआई में ही आएगा ना ये पूरा। तो ऐसे ये प्रोजेक्ट है, तो ये यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट है ऐसे पूरे हॉस्पिटल में। मैं यहाँ पे वही काम करता हूँ एक्चुअल। तो ये एआई में ही आएगा ना ये पूरा। हो गया आपका सवाल। हाँ हाँ तो जी। ये इसके अंदर कैसा है कि बहुत सारे मशीन्स अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। जैसे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर है, हमारी कॉलेज के अंदर में जो होता है, तो हमारे पास वो फिंगरप्रिंट स्कैनर है कि वो मतलब जो पर्सन खुद आके मतलब स्कैन करेगा, या फिर हमारे पास बहुत सारे स्कैनर्स, अभी अच्छे अच्छे स्कैनर्स आ गए हैं जो फेस रिकॉग्निशन करता है, रेटिना स्कैन करता है। तो जब तक वो पर्सन सामने नहीं खड़ा रहेगा तब तक उसको हम वो नहीं कर सकते, ठीक, मतलब उसको वो डिटेक्ट, अभी कार्ड है तो कार्ड किसका भी कार्ड किसको दे देते हैं, इसके अंदर ये मसला खड़ा होता है। नहीं अब नहीं नहीं, कार्ड, कार्ड 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 जब इंसर्ट करेगा ना तब उसका हाँ फेस रिकॉग्नाइज होगा, तभी हाँ वो कार्ड पे एंट्री होगी कि हाँ उसने इतने बजे इन किया है। हाँ फिर जब फेस रिकॉग्नाइज करेगा मशीन में, तो हाँ उसके कार्ड पर प्रिंट होना चाहिए कि इतने बजे आउट किया, टोटल आवर्स उसका डे का उस पर प्रिंट होना चाहिए। तो एक प्रोजेक्ट है ये अभी यहाँ हाँ पे हॉस्पिटल में मोस्ट रिक्वायरमेंट है हाँ उसमें। हाँ, तो बहुत सारे हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ ना मशीन सप्लाई करने के लिए, हाँ तो वो हाँ बोलते हैं करके चाहिए हमको, बोलते हैं। और नर्सिंग स्टाफ क्या है, उनका ड्यूटी फिक्स नहीं रहता। हाँ अपने ऑफिस का टाइम फिक्स रहता है ना, 10 से 5 बजे आते जाते, 10 बजे वो करते, वो पंच करते, वो जाते। लेकिन ये जो है ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हॉस्पिटल लाइन में इमरजेंसी लाइन है ये, तो उसमें ये उनको ऐसे करके चाहिए कुछ हाँ लोगों तो की। तो आप कर नहीं, सकते हो हम क्या लोग आप? हम लोग प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं करते, मगर अच्छा आप मैं इनसे बात करके आपसे इंशाल्लाह कांटेक्ट करता हूँ बाद में। तो वैसे अच्छा सिस्टम्स अवेलेबल है हमारे पास, मतलब रेडीमेड अच्छा सिस्टम्स अवेलेबल है, उसको मतलब अच्छा। फिलहाल बनाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या नहीं, है कि हाँ, हाँ मैं भी बोलिए। इसमें ना 8 साल से कर रहा हूँ अभी। हाँ हाँ मेरे को इससे पूरा समझ में आ गया है, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट यही है कि बाबा वो अपना घड़ियाल जो है ना अभी 12 बजे के बाद 1 तारीख लगता है ना। हाँ हाँ तो वो क्या होता है मालूम है क्या, आज सुबह 7 बजे आते हैं वो। हाँ फिर उनके बाद 3 बजे ड्यूटी खत्म होता है, तो वापस और एक शिफ्ट करते हैं वो 3 से 11। हाँ 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 फिर वापस और एक शिफ्ट करते हैं वो 11 से सुबह को 8 बजे तक, 6 बजे तक ऐसे करते हैं वो। हाँ तो वो पूरा जो है ना उसमें कैलकुलेशन होना चाहिए उनका, ऐसे रिक्वायरमेंट ऐसी है उनकी। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह बाद में कांटेक्ट करता हूँ आपसे। होना चाहिए ऐसे। हाँ हाँ, ये समझ, एआई में आएगा ना ये पूरा।
ये एआई की मतलब इसके अंदर इतनी मसला नहीं है, ये हम ऐसे भी मतलब बता सकते हैं, मतलब अच्छा, हाँ ओके। हाँ तो मेरे पास ऐसे 2-3 रिक्वायरमेंट है एआई की, है मेरे को ऐसे हाँ लग रही है, इसके लिए मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ हाँ एआई में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही आता है क्या ये? हाँ। तो आप है ना बाद में मुझे कांटेक्ट कीजिए हाफिज साहब से, मुझसे से नंबर लेके मैं बात करते हैं बाद में। अभी तो अभी साहब नंबर आ चलिए, गया है। तो हाँ, अगर आप लोगों का डिस्कशन हो चुका है तो हम अगला जो जज़ाकल्लाह। सवाल है, तो अगला मैं सवाल देख रहा हूँ। ये एक देवबंद से एक मौलवी साहब का फोन है, अपने मैसेज है, और वो ये पूछ रहे हैं कि देवबंद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर कहाँ मिलेगा। तो देखो, आपको अगर देवबंद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर है तो अब आपको वहां तहकीक करना पड़ेगी, और अगर नहीं है देवबंद के अंदर, तो वहां पे अगर किसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वो एमए की प्रोसेसिंग आगे बढ़ा रहे होंगे, तो फिर उसके लिए आपको उनसे मालूम करना पड़ेगा कि देवबंद के अंदर जो है आप किस तरीके से उनका फॉर्म वगैरह जो है वो भर सकते हैं। और अब जो है बाकी जो सवालात है, सवालात का पूरा सिलसिला मुकम्मल हुआ है, मुझे नया कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है। तो आखिरी में इस्माइल सर अगर कुछ बोलना चाहते हैं आप तो बोल सकते हैं, मसला नहीं कुछ। नहीं नहीं, जजाकल्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मतलब इसके लिए इनवाइट किया मुझे। जजाकल्ला, ऐसे ही करते रहिए प्रोग्राम इंशाल्लाह, और भी हमारे पास और भी हाँ, अभी रिसोर्स पर्सन हैं। अगले हफ्ते के लिए जो है इस्माइल सर, मैंने एक सीए से बात किया हूँ, तो जी इंशाल्लाह अगले हफ्ते का जो वेबिनार रहेगा वो टैक्स से रिलेटेड रहेगा। उसके अंदर ये बताया जाएगा आईटी रिटर्न और इनकम टैक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन, और खास तौर पे जो हमारे मदारिस होते हैं और हमारे जो मस्जिदें वगैरह होती है और उनका जो हिसाब किताब होता है और उसके हम्म ऑडिट वगैरह करने में बहुत सारी सुस्तियां काहिलियां होती है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते का भी जो हमारा वेबिनार रहेगा उसकी अभी से हम तमाम लोगों को दावत देते हैं, और आपको भी खास तौर पे दावत देते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगले हफ्ते के भी वेबिनार को तमाम लोग ज्वाइन करें। और इसी के साथ में हम इस्माइल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत पे लब्बैक कहा और वो हमारे इस वेबिनार में शरीक भी हुए माशाल्लाह, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दी, आपके सवालात के जवाब भी दिए। और इसी के साथ में अब हम लेते हैं आप तमाम लोगों से इजाजत, और आखिर में जो है हम मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।